हे गाइस, नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नर्सिंग का बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो क्लास को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका क्लास। पहला क्वेश्चन से, रेडियोधर्मिता के मापन में प्रयुक्त साधन का नाम क्या है? ऑप्शन ए मॉस स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन बी साइक्लोट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूक्लियर रिएक्टर एंड ऑप्शन डी जीएम काउंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीएम काउंटर। जो जीएम काउंटर होते हैं इससे हम लोग रेडियोधर्मिता को मापते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होता है तो उत्पन्न होने वाला कण क्या होगा? पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी मैसट्रॉन, ऑप्शन सी साइक्लोट्रॉन एंड ऑप्शन डी बीटा गन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीटा गन। ठीक है, जब एक न्यूट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो एक बीटा कण उत्सर्जित होगा। ठीक है, एक बीटा कण क्या होंगे? उत्पन्न होंगे। ओके, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आयनन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? अल्फा कण की, बीटा कण की, गामा कण की, या फिर सभी की एक समान होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अल्फा। अल्फा कण की जो आयनन क्षमता होती है वो सबसे हाई होती है, और सबसे कम किसका होता है? तो गामा कण की। गामा कण की जो आयनन क्षमता होती है सबसे कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, दाब की बीमा निम्नलिखित में से किसकी बीमाओं के समान है? दाब की बीमा किसकी बीमाओं के समान है? ऊर्जा बल प्रति इकाई आयतन पर लगने वाला बल, या फिर एकांक आयतन की ऊर्जा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एकांक आयतन की ऊर्जा के बराबर होते हैं। ठीक है, जो दाब की बीमा होती है वो एकांक आयतन की ऊर्जा के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु द्वारा अति सुगमता से रोके जाने वाला निम्नांकित में से जो एक विकिरण है वो कौन सा है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, या फिर एक्स किरण? वायु द्वारा अति सुगमता से रोके जाने वाला जो विकिरण है वो क्या हो जाएंगे? तो वो होंगे अल्फा किरण। ठीक है, अल्फा किरण जो तो वायु से आसानी से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चुंबक द्वारा जिसका सर्वाधिक विचलन होगा वो कौन सा किरण है? गामा किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, या फिर न्यूट्रॉन? देखो, सबसे पहली बात कि मैं आपको बता दूं कि चुंबक के द्वारा सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा? जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, और वो किसकी हो जाएगी? तो यहाँ पे बोला जा रहा है बीटा कण की। तो बीटा कण जो होगा ना उसका विचलन सबसे अधिक होने वाला है। ठीक है, सबसे अधिक होने वाला है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होंगे चुंबकीय क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, समान परमाणु द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न भिन्न नाभिक आवेश वाले तत्व को क्या कहते हैं? यहाँ पे बोला गया भिन्न नाभिक आवेश। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, या फिर समायवी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समभारिक। समभारिक में क्या होते हैं? परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है ना वो समान हो जाते हैं, लेकिन नाभिक में जो आवेश है वो भिन्न भिन्न होता है। नाभिक में आवेश किसको बोला जा रहा है? तो नाभिक में आवेश बोला जा रहा है प्रोटॉन को, और प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। इसका मतलब एटॉमिक नंबर अलग होना चाहिए और एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, तो वो संभारिक में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे घुमा के पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी तत्व के परमाणु से एक अल्फा कण तथा 2 बीटा कण को उत्सर्जित कर दिया जाए तो इसका क्या बनेगा? समस्थानिक, संभारिक, समप्रकृतिक, या फिर आइसोथर्म? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है समस्थानिक। ठीक है, किसी भी परमाणु से अगर हम लोग एक अल्फा कण हटा दें और 2 बीटा कण हटा दें तो वो उसका समस्थानिक होगा। ठीक है, समस्थानिक प्राप्त हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गामा किरणें मुख्यतः होती है वैद्युत चुंबकीय विकिरण, ऑप्शन बी उच्च वेग इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी उच्च वेग न्यूट्रॉन, एंड ऑप्शन डी उच्च वेग प्रोटॉन। तो गामा किरणें मुख्यतः क्या होती है? तो गामा किरणें जो होती है मुख्यतः वैद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। ठीक है, गामा किरणें मुख्यतः वैद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सी किरण अनावेशित होती है? निम्न में से कौन सा किरण अनावेशित होती है मतलब जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, या फिर कैथोड किरण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गामा किरण। ठीक है, देखो गामा किरण में कोई भी चार्ज नहीं होता, ये अनावेशित होती है, इसमें चार्ज नहीं होता, ये चार्ज रहित होती है। आवेश रहित किरण की बात अगर किया जाए तो वो होगा गामा किरण। गामा किरण की भेदन क्षमता जो होती है, भेदन क्षमता वो सबसे हाई होती है, और आयनन क्षमता सबसे
लो होती है, ठीक है, और इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है, 9, 7, 18 या फिर 16? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घाकार आवर्त की संख्या कितनी हो रही है, इसमें देखो समूह की संख्या पूछा गया, तो समूह की संख्या 18 होगा और आवर्त की संख्या क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक न्यूट्रॉन के एक प्रोटॉन में परिवर्तन के फलस्वरूप बीटा का उत्सर्जन होता है, तो इसके कारण नया तत्व बनता है जिसका ऑप्शन नाभिकीय आवेश समान रहेगा, ऑप्शन बी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, ऑप्शन सी नाभिकीय आवेश 1 इकाई बढ़ जाता है, या फिर नाभिकीय आवेश 1 इकाई से कम हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय आवेश 1 इकाई से बढ़ जाता है, ठीक है। एक न्यूट्रॉन जो है ना एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके फलस्वरूप बीटा कण का उत्सर्जन होगा, ये हमने अभी बताया, और नया तत्व बनेगा। तो नए तत्व जो बनेगी उसकी नाभिकीय आवेश जो होगा ना उसका 1 इकाई बढ़ जाएगा। नाभिकीय आवेश क्या होता है, नाभिक में जो आवेश होता है तो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की संख्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या में 1 इजाफा हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस हो जाएगा, यही बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बढ़ते हुए द्रव्यमान के अनुसार कणों को श्रेणीबद्ध किया गया है, तो सही उत्तर आपको देना है। यहाँ पे बोला गया बढ़ते हुए द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान किसका ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, और देखो सबसे पहले हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाद होगा प्रोटॉन, ठीक है। बढ़ते हुए द्रव्यमान में हम जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से भारी होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें हाइड्रोजन मिलेगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन ये प्रोटॉन से तो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सब परमाणु के अंश होता है और ये खुद एक परमाणु होता है, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अल्फा कण, ठीक है, इस तरह से बढ़ेगा। तो पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन हाइड्रोजन परमाणु, देन अल्फा कण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हमारा बढ़ते हुए द्रव्यमान के अनुसार सजाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विखंडन अभिक्रिया में तत्वों का जो नाभिक होता है, ऑप्शन ए कुल मौलिक नाभिकीय कण खोकर एक दूसरा नाभिक बना लेता है, ऑप्शन बी कुल मौलिक नाभिकीय कण ग्रहण करके एक दूसरा नाभिक बना लेता है, ऑप्शन सी टूटकर अनेक छोटे छोटे नाभिक बनाता है, एंड ऑप्शन डी टूटकर 2 छोटे नाभिक बनाता है तथा कुछ मौलिक नाभिकीय कणों को घटा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टूटकर 2 छोटे छोटे नाभिक बनाता है तथा कुछ मौलिक नाभिकीय कणों को घटा देता है, ठीक है। विखंडन अभिक्रिया में तत्व का जो नाभिक होता है ना, तत्व का जो नाभिक होता है वो क्या होते हैं, टूट के छोटे छोटे 2 नाभिक का निर्माण करते हैं और कुछ मौलिक नाभिकीय कण को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। ये टूटने के प्रोसेस में क्या होते हैं, कुछ मौलिक कण इसमें से हट जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय भट्टी में ग्रेफाइट को प्रयुक्त किया जाता है स्नेहक के रूप में, ईंधन के रूप में, भट्टी के आंतरिक भाग में स्नेहक के स्तर के रूप में, या फिर न्यूट्रॉन का वेग घटाने के लिए। तो नाभिकीय भट्टी में अगर ग्रेफाइट का इस्तेमाल हो रहा है तो समझ लो कि न्यूट्रॉन का वेग घटाने के लिए। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, जब नाभिकीय भट्टी में अगर आप देखोगे नाभिकीय विखंडन होता है तो वहाँ पे यूरेनियम, मान लो यूरेनियम क्या होते हैं, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बमबारी होती है, ठीक है, न्यूट्रॉन की बमबारी होती है, और जब ये न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराती है तो यूरेनियम को 2 भागों में तोड़ देती है, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन खुद 3 भागों में टूट जाता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन 3 भागों में टूटता है, फिर वो टकराते, फिर वो 3 भागों में टूटता है, फिर वो 3 भागों में टूटता है। इस तरह से न्यूट्रॉन जो है ना वो कंटिन्यूसली टूटते जाता है, और न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एक टाइम ऐसा हो जाता है जिसको कंट्रोल करना असंभव हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। तो ऐसी स्थिति में अगर इसको कंट्रोल कर पाओ तो इससे जो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर पाएँ, तो अगर कंट्रोल ही ना कर पाए तो फिर क्या होगा, वो हद से ज़्यादा टूटने लगेंगे और फिर वो एक विध्वंस का रूप ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रेफाइट के छड़ का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट क्या करते हैं, जैसे ग्रेफाइट के छड़ हम लोग डालेंगे तो वो जितने भी न्यूट्रॉन इसके संपर्क में आएंगे न्यूट्रॉन को वो अवशोषित कर लेंगे। न्यूट्रॉन जब ग्रेफाइट के छड़ में आएंगे तो उसके बाद वो वापस वो अपना जो ऊर्जा है वो अपना वेग खो देंगे। न्यूट्रॉन जो है ग्रेफाइट के छड़ से टकराने के बाद अपनी ऊर्जा और अपना वेग खो देंगे और न्यूट्रॉन इससे अवशोषित कर लिए जाएंगे। तो इस तरह से न्यूट्रॉन को कंट्रोल किया जाता है, तो वहाँ पे ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, कैथोड किरणें डैश के किरण पुंज होते हैं।
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर एक्स किरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव आयंस, है ना, नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड में। तो ये इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज होते हैं, ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा होता है एनोड में, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन के किरण पुंज होते हैं और इसीलिए उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज वाले बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होगा, मानवों की आयु, जीवाश्म की आयु, मानव शरीर की बीमारी या फिर धातु की शुद्धता। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रेडियो कार्बन डेटिंग, कार्बन जो होते हैं, कार्बन डेटिंग, ये कार्बन किससे बने होते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। और कार्बनिक पदार्थ से मिलकर क्या बने होते हैं, जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे और उनके शरीर को अगर हम लोग रीड करने जाएं, उसके शरीर को स्टडी करने जाएं, तो उस शरीर को क्या बोला जाता है, जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म, जीवाश्म, जीवाश्म क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जीवाश्म जो है ना वो जीवों के शरीर है और ये किससे बने होते हैं, कार्बन से। जितने भी जीवों के शरीर है वो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो अगर इसकी स्टडी अगर आपको करना है तो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा अगर हम लोग जाएंगे, किसी भी चट्टान का अगर हम लोग स्टडी करने जाएंगे, पत्थर का, जैसे कि चट्टान में क्या आ जाएगा, पृथ्वी, चंद्रमा, ये सारे ग्रह जो है, ये जितने भी हमारे खगोलीय पिंड है वो एक चट्टान है। तो उसकी आयु वगैरह हम लोग पता करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से नाभिक के विखंडन में रिएक्टर में मंद का काम क्या होता है, मंद का कार्य बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की गति को मंद करना, न्यूट्रॉन की गति को तीव्र करना, अधिक न्यूट्रॉन उत्पन्न करना या फिर नाभिक की अभिक्रिया को बंद करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की गति को मंद करना। ठीक है, एक तो हमने बोला कि जब विखंडन हो रही है तो न्यूट्रॉन की संख्या कहीं ज़्यादा बन रही है। ठीक है, और हर एक न्यूट्रॉन से ये देखो 3-3 न्यूट्रॉन बन रहे हैं, इस तरह से फिर इसका 3, इस तरह से कई ज़्यादा न्यूट्रॉन का क्रिएशन हो रहा है। तो अगर इस न्यूट्रॉन का वेग को अगर हम लोग कम कर दे तो भी हम लोग इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तो हम लोग ग्रेफाइट से क्या कर रहे थे, उसको एब्जॉर्ब करा रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम लोग उसके वेग को घटा दे रहे हैं। मान लो न्यूट्रॉन जो है ना वो इस गति से आ रही है, तो ये फिर क्या करेंगे, किसी और से टकरा के फिर ये 3-4 न्यूट्रॉन का निर्माण कर देगा। अगर इसकी जो गति है ना, इसकी जो वेग है, इसको अगर हम लोग कम कर दे तो ये न्यूट्रॉन अब धीरे धीरे आएगा और किसी से टकराएगा, तो फिर उतना ज़्यादा नए न्यूट्रॉन क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसकी गति को मंद करने का काम करते हैं और उसको हम लोग करते हैं मंदक के द्वारा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की गति को मंद करना ही मंदक का काम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से धातु के चादर को भेदने की क्षमता का सही क्रम क्या होगा। मतलब आपके सामने अल्फा है, बीटा है और गामा है, ये तीनों में से धातु की चादर को सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन भेदेगा और सबसे कम तेज़ी से कौन भेदेगा। तो देखो भेदन क्षमता में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गामा होता है। ठीक है, गामा के बाद होता है बीटा और बीटा के बाद होता है अल्फा। मतलब सबसे कम होता है अल्फा का, सबसे ज़्यादा होता है गामा का। तो गामा सबसे ज़्यादा होगा, फिर बीटा, फिर अल्फा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। धातु की चादर को भेदने की क्षमता का ये सही क्रम है। और अगर आयनन क्षमता की बात किया जाए तो जस्ट इसका उल्टा कर देना, आपको आयनन क्षमता मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रत्येक प्राकृतिक विघटन नाभिक श्रेणी का अंतिम उत्पाद कौन सा तत्व है। मान लो यूरेनियम है, अगर इसको नाभिकीय विखंडन या संलयन में आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये जब पूरा का पूरा पूरी तरह से विखंडित हो जाएगी और जब नाभिकीय रिएक्टर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, नाभिकीय जो अभिक्रिया वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और जितना इससे एनर्जी प्रोड्यूस होना होगा वो हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा जितना उत्सर्जन होगा वो सारा हो जाएगा। और एंड में जो बचेगा, अवशेष जो बचेगा, वो अवशेष जो है ना वो किस रूप में बचेगा, तो वो अवशेष जो है ना वो लेड के रूप में बचेगा। ठीक है, वो शीशा बन जाएगा। तो जितने भी हमारे ये हैं जो हमारे विघटनशील रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो अंत में शीशा में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में शीशा बनना पड़ता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते में। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।